नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कोमल बहल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल श्री आयुर्वेदा। दशहरे की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ एंड गेट रेडी फॉर द टेस्ट क्लास जो आपकी हर वीकेंड पे होती है सैटरडे को। तो आज मैं आपको 16 टू 20 चैप्टर्स जो हैं, ठीक है? 16 से 20 अध्याय अष्टांग हृदय सूत्र स्थान से 20 क्वेश्चंस उसमें से पूछूँगी, ठीक है? आप देखिए आपके कितने क्वेश्चंस ठीक होते हैं एंड हमेशा कहती हूँ कि अपने मार्क्स जो हैं कमेंट बॉक्स में लिखिए ताकि मुझे पता चले कि आप एक अच्छी मेहनत और तैयारी कर रहे हैं। और अगर आपको लगता है कि अभी आपकी तैयारी नहीं है, तो जो चैप्टर्स का मैं टेस्ट लूँगी, उसका मैंने लिंक जो है 16 टू 20 चैप्टर्स का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप पहले उससे गो थ्रू हो जाइए, फिर टेस्ट आप सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन टेस्ट सॉल्व ज़रूर करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन पूछना चाहूँगी स्नेह विधि अध्याय से। स्नेह विधि अध्याय में क्वेश्चन ये है कि अ, संस्कार अनुवर्तन गुण जो होता है वो कौन से प्रकार के स्नेह में होता है? संस्कार अनुवर्तन गुण कौन से प्रकार के स्नेह में होता है? हर क्वेश्चन के लिए 5 सेकंड आपको दिए जाएँगे, ठीक है? हमने स्नेह के भेद जो है 4 पढ़े हैं, घृत, तैल, वसा, मज्जा, ठीक है? तो इसमें संस्कार अनुवर्तन का गुण कौन से स्नेह में होता है? तो इसका आंसर है संस्कार अनुवर्तन गुण जो है वो घृत में होता है, जिसके कारण वो सर्व उत्तम, सर्वश्रेष्ठ स्नेह माना जाता है। और संस्कार अनुवर्तन का मतलब क्या होता है कि जिस औषधि के साथ घृत को पकाएँ तो उस औषधि के सारे गुण घृत अपने में ले ले, ठीक है? तो इसी प्रोसेस को हम सिद्ध करना कहते हैं कि इस औषधि से घृत को सिद्ध किया जाए, उसको पकाया जाए तो उस औषधि के सारे गुण घृत में आ जाएँगे। दैट इज़ कॉल्ड संस्कार अनुवर्तन। और इसके बाद नेक्स्ट है कि जैसे कि 2 स्नेह मिलते हैं, घृत और तैल, इसको यमक कहते हैं। तो 4 स्नेह मिलने को क्या कहते हैं? 2 स्नेह मिलने को फॉर एग्ज़ाम्पल यमक कहते हैं, तो 4 स्नेह मिलने को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर है 4 स्नेह को मिलने को हम महास्नेह कहते हैं, ठीक है? उसी तरह से घृत, तैल, वसा, घृत और तैल को मिलने को यमक, घृत, तैल और वसा को मिलने को हम त्रिव्रत एंड चारों स्नेह को मिलने को हम महास्नेह कहते हैं, ठीक है? महान स्नेह या महास्नेह। थर्ड क्वेश्चन ये है कि तेल का प्रयोग जो है कौन-सी ऋतु में किया जाता है? तेल का प्रयोग कौन-सी ऋतु में किया जाता है? बहुत बेसिक चीज़ें हैं जो मैं आपको पूछ रही हूँ और बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। तो तेल का प्रयोग जो है प्रावृत ऋतु में किया जाता है। अगर मैं और भी स्नेह के बारे में बताऊँ तो शरद ऋतु में घृत का प्रयोग किया जाता है और बसंत ऋतु में वसा और मज्जा का प्रयोग किया जाता है, ठीक है? फोर्थ क्वेश्चन पूछना चाहूँगी कि जो स्नेह की लघु मात्रा होती है, वो कितने प्रहर में पचने वाली होती है? स्नेह की लघु मात्रा कितने प्रहर में पचने वाली होती है? तो दोस्तों स्नेह की जो लघु मात्रा होती है, वो 2 प्रहर में पचने वाली होती है। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट है कि जैसे कि अनुपान अगर मैं आपको बताऊँ कि स्नेहपान के पश्चात हमें उष्ण जल का जो है प्रयोग करना चाहिए, ठीक है? स्नेहपान के पश्चात हमें उष्ण जल का प्रयोग करना चाहिए। तो उसी तरह से भल्लातक तैल और तुबरक तैल के बाद हमें कौन-सा अनुपान प्रयोग करना चाहिए? भल्लातक तैल और तुबरक तैल के बाद हमें कौन-सा अनुपान का प्रयोग करना चाहिए? तो इसका आंसर है शीत जल का प्रयोग करना चाहिए क्योंकि दोनों ही उष्ण होते हैं, तो भल्लातक तैल और तुबरक तैल के बाद हमें शीत जल का प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जो स्नेह सेवन की अवधि है, वो मृदुकोष्ठ के लिए कितने दिन बताई गई है? सिक्स्थ क्वेश्चन स्नेह सेवन की अवधि जो है, वो मृदुकोष्ठ के लिए कितने दिन बताई गई है? तो स्नेह सेवन की जो अवधि है वो मृदु कोष्ठ के लिए 3 दिन बताई गई है और इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि क्रूर कोष्ठ के लिए स्नेह सेवन की अवधि 7 दिन बताई गई है। ओके, 7 दिन बताई गई है। और नेक्स्ट जो 17th क्वेश्चन है, सॉरी 17th अध्याय है, ठीक है? 7th क्वेश्चन फ्रॉम 17th अध्याय अष्टांग हृदय सूत्र स्थान स्वेद अध्याय से पूछना चाहूंगी कि जो वो किस प्रकार का स्वेद होता है, वो किस प्रकार का स्वेद होता है जिसमें हम जैसे हाथ की जो हथेलियां होती हैं इसको गर्म करके लगाते हैं, ठीक है? अग्नि तप्त हस्त तल आदि भी, ये किस स्वेद के लिए कहा गया है? जो हाथ को गर्म करके लगाते हैं, ठीक है? हाथ को अग्नि पे गर्म करके लगाते हैं, ठीक है? अगर मैं इसको और विस्तार से बताऊँ तो इस प्रकार का जो स्वेद होता है वो जो काश्यप संहिता में बताया गया है कि 4 महीने के बच्चे को डायरेक्ट हम स्वेद नहीं दे सकते।
और अगर स्वेदन करने की ज़रूरत पड़े तो इसी तरह से हम यही प्रकार का स्वेद देते हैं। हाथ की हथेलियों को आग पर गर्म करके उसके मुँह पर लगाते हैं, ठीक है? तो उसकी एज भी बहुत फ्रीक्वेंटली पूछी जाती है कि 4 महीने के बच्चे को हम ये वाला स्वेद देते हैं, ठीक है? हस्त स्वेद उसमें बताया गया है, लेकिन यहाँ पे इसका स्वेद का नाम क्या है? ताप स्वेद, ठीक है? तो इसका आंसर है अग्नि तप्त हस्ततल आदि भी ये है ताप स्वेद, ठीक है? और बाकी मैंने आपको बता दिया कि बच्चों को 4 महीने की एज तक ये ताप स्वेद देते हैं, हस्त स्वेद देते हैं, ठीक है? और पट स्वेद जो है उनको 6 महीने की एज तक देते हैं, ठीक है? जब उनको बहुत ज़्यादा पेन एब्डोमेन हो रहा हो। अ, उसमें भी ऐसे ही जो हथेलियाँ हैं वो गर्म करके पेट पर लगाते हैं, ठीक है? ये मतलब एक सेफ तरीका होता है बच्चों को स्वेदन कराने का। अच्छा नेक्स्ट 8th क्वेश्चन ये है कि आमाशयगत वायु जो होती है, ठीक है? देखिए वायु का स्थान होता है पक्वाशय और कफ का स्थान होता है आमाशय, ठीक है? और अगर वायु आमाशय में चली जाए, पक्वाशय से आमाशय में चली जाए, तो स्वेदन कैसे करना चाहिए? मतलब कौन-सा स्वेद पहले करना चाहिए और कौन-सा स्वेद बाद में करना चाहिए? जैसे कि स्वेद के 2 प्रकार होते हैं, रूक्ष स्वेद, स्निग्ध स्वेद, ठीक है? तो कौन-सा स्वेद पहले करना चाहिए, कौन-सा स्वेद बाद में करना चाहिए आमाशयगत वायु में? तो इसका आंसर है कि अब आमाशयगत वायु, वायु आमाशय में गई है, तो पहले रूक्ष स्वेद किया जाता है। मतलब कि स्थानिक दोष तो कफ है आमाशय का, तो पहले कफ को ट्रीट किया जाता है, फिर उसके बाद वात को ट्रीट किया जाता है। पहले कफ को ट्रीट करने के लिए रूक्ष स्वेद करवाया जाता है, फिर वात को ट्रीट करने के लिए स्निग्ध स्वेद करवाया जाता है, ठीक है? तो आमाशयगत वायु में रूक्ष स्वेद फॉलोड बाय स्निग्ध स्वेद और पक्वाशयगत कफ में मतलब कफ का स्थान आमाशय है, लेकिन वो पक्वाशय यानी कि वायु के स्थान में चला गया है, तो पहले स्थानिक दोष की चिकित्सा की जाती है। तो पहले स्निग्ध स्वेद किया जाएगा, फिर बाद में कफ के लिए रूक्ष स्वेद किया जाएगा, ठीक है? आमाशयगत वायु के लिए रूक्ष स्वेदन, फिर स्निग्ध स्वेद, पक्वाशयगत कफ के लिए स्निग्ध स्वेद, फिर रूक्ष स्वेद। आई होप आपको कांसेप्ट समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछना चाहूंगी, क्वेश्चन नंबर 9 अक्सर बहुत बार पूछा जाता है। अल्प स्वेद जो है वो कहाँ करवाया जाता है? अल्प स्वेद कहाँ करवाया जाता है? अल्प स्वेद कहाँ करवाया जाता है? 9th क्वेश्चन है ये, 5 सेकंड आपको मिलेंगे हर क्वेश्चन को आंसर करने के लिए। तो अल्प स्वेद जो है वो वंक्षण में कराया जाता है, जिसको आचार्य चरक ने मध्यम स्वेद कहा है, ठीक है? अल्प स्वेद वाग्भट जी ने कहा है, आचार्य चरक ने मध्यम कहा है, जिसका प्रयोग वंक्षण में होता है, ठीक है? और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है? वमन विरेचन अध्याय से पूछना चाहूंगी कि जैसे कि नवज्वर, मंदाग्नि ये विरेचन के योग्य में आते हैं कि अयोग्य में आते हैं? नवज्वर, मंद अग्नि ये विरेचन के योग्य में आते हैं या अयोग्य में आते हैं? तो बताइए नवज्वर और मंदाग्नि। तो दोस्तों ये विरेचन के अयोग्य में आते हैं। नवज्वर मंदाग्नि में विरेचन नहीं करवाना चाहिए। मंदाग्नि में तो आप गैस खुद ही कर सकते हैं कि वैसे भी नहीं करवाना चाहिए, क्योंकि विरेचन के बाद अग्नि मंद हो जाती है, तो जिसकी अग्नि पहले से ही मंद हो तो उसमें विरेचन नहीं करवाना चाहिए। लेकिन नवज्वर में भी विरेचन नहीं कराना चाहिए, बट वमन करवा सकते हैं, ठीक है? नवज्वर मुक्ति के लिए वमन करवा सकते हैं। नेक्स्ट इज 11th क्वेश्चन पूछना चाहूंगी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 11th क्वेश्चन ये है कि अगर मैं पूछूं आपसे कि संसर्जन क्रम में प्रधान शुद्धि के कितने काल होते हैं? कितने अन्नकाल होते हैं? संसर्जन क्रम में प्रधान शुद्धि के कितने अन्नकाल होते हैं? तो ये बता सकते हैं आप। 5 सेकंड्स मिलेंगे 11th क्वेश्चन के लिए। तो इसमें 3-3 अन्नकाल करके टोटल 12 अन्नकाल होते हैं, ठीक है? 3-3 अन्नकाल जो है प्रधान शुद्धि में होते हैं, मतलब एक दिन में 3 बार जो है मील पेशेंट को दी जाती है, तो टोटल 3-3 अन्नकाल से 12 अन्नकाल हो जाते हैं, ठीक है? एंड नेक्स्ट इज आपको इसमें 3-3 अन्नकाल याद रखना है बेसिकली, ठीक है? मध्यम शुद्धि में 2-2 अन्नकाल है और अवर शुद्धि में 1-1 अन्नकाल है। नेक्स्ट 12th क्वेश्चन ये है कि अनुवासन बस्ती की उत्तम मात्रा क्या है? ये मात्राएं मैंने पहले भी आपको कहा था कि आप इसकी चिट बना लीजिए, क्योंकि इट इज वेरी डिफिकल्ट एंड इट इज अ वेरी कंफ्यूजिंग टॉपिक। अगर आप लास्ट में जाकर के इसको एक साथ सब मात्राओं को याद करेंगे तो दैट इज इम्पॉसिबल, आप भूल ही जाएंगे, ठीक है? तो इसलिए इसको बार बार याद कीजिए।
तो अनुवासन बस्ती की जो उत्तम मात्रा होती है वो 6 पल है। अब 13th क्वेश्चन भी आपको इसी प्रकार से पूछना चाहूंगी कि जो बस्ती नेत्र का छिद्र होता है वो 1 वर्ष से 6 वर्ष के बालक के लिए किसके समान होता है? बस्ती नेत्र का छिद्र 1 वर्ष से 6 वर्ष के बालक के लिए किसके समान होता है? ये है 12th क्वेश्चन। तो बस्ती नेत्र का छिद्र जो है 1 वर्ष से 6 वर्ष के बालक के लिए मूंग के समान होता है, ठीक है? और 7 से 11 के लिए माश के समान, 12 से 15 के लिए भी माश के समान, 16 से 20 के लिए कलाई के समान और 20 वर्ष से ऊपर के लिए करकंदू के समान, ठीक है? ये टेबल जो है बनाकर अपनी जेब में रखिए और या फिर अपने वॉल पे लगा लीजिए, कबर्ड पे लगा लीजिए, लेकिन आपको ये टिप्स पे याद होना चाहिए क्योंकि इसमें अभी भी 2024 में मात्राओं में से क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है? नेक्स्ट इज 13th क्वेश्चन ये है कि बस्ती के भेद में करम बस्ती, ठीक है, इसके कितने भेद होते हैं? बस्ती के भेद में करम बस्तियां जो हैं वो कितनी इसकी संख्या होती है, बताइए। करम बस्ती की संख्या क्या है? तो करम बस्ती की संख्या है 30। इसको हम लर्न कैसे करते हैं? मैंने आपको अपनी क्लास में बताया था कि करम का योग मतलब करम बस्ती 30, का से काल बस्ती जो है वो 15 और योग बस्ती जो है 8, ठीक है? करम का योग 30, 15 और 8। और थोड़ा सा और ब्रीफ कर देती हूँ कि जो करम बस्ती 30 होती है उसमें 1 + 12 + 12 + 5, ठीक है? मतलब कि 1 अनुवासन, फिर 12 आस्थापन, फिर 12 अनुवासन, फिर 5 अनुवासन, ठीक है? आप नोट्स में देखिए क्लास में जाके इसको किस तरह से मैंने एक्सप्लेन किया है, ठीक है? तो 1 + 12 + 12 + 5 ये होगी 30 कर्म बस्तियां जिसमें सभी अनुवासन होती हैं बट 12 आस्थापन होती हैं, ठीक है? काल बस्ती में भी 15 बस्तियां होती हैं, 1 + 6 + 5 + 3 जिसमें सभी अनुवासन होती हैं बट 5 जो है वो निरूप बस्ती होती है। योग बस्ती में भी 1 + 3 + 3 + 1 जिसमें सभी अनुवासन होती है बट 3 जो है आस्थापन होती है, ठीक है? ओके, नेक्स्ट है 14th क्वेश्चन। उत्तर बस्ती में से पूछूंगी कि उत्तर बस्ती में नेत्र का प्रमाण जो है मूत्र मार्ग हेतु कितना बताया गया है? देखिए जो बस्ती नेत्र होता है वो गुदा में इंसर्ट करते हैं, ठीक है? लेकिन उत्तर बस्ती नेत्र जो मेल एंड फीमेल जेनिटल ऑर्गन्स या डिजीज को ठीक करने के लिए प्रयोग किया जाता है तो उसमें मूत्र मार्ग हेतु जो बस्ती नेत्र है उसकी लंबाई कितनी होती है? 12 अंगुल, 13 अंगुल, 14 अंगुल, 15 अंगुल। तो इसका आंसर है 12 अंगुल, ठीक है? 12 अंगुल। नेक्स्ट 15th क्वेश्चन पूछना चाहूंगी नस्य विधि से। तो 15th क्वेश्चन ये है कि जो मर्श नस्य होता है, ठीक है? मर्श नस्य होता है, मैंने आपको बताया था कि जो भृंगनीय नस्य के 2 भेद होते हैं, मर्श और प्रतिमर्श। मर्श नस्य जो है, इसकी कितनी बूंद पेशेंट के नॉस्ट्रिल में डालनी होती है? मर्श नस्य की कितनी बूंद जो है पेशेंट के नॉस्ट्रिल में डालनी होती है? तो मर्श नस्य जो है इसकी 10, 8 या 6 बूंद जो है पेशेंट के नॉस्ट्रिल में डालनी होती है। मर्श नस्य की 10, 8 या 6 बूंद पेशेंट के नॉस्ट्रिल में डालनी होती है। ओवरऑल मैं बता दूं कि नस्य के भेद 3 बताए थे आचार्य वाग्भट ने, विरेचन, भृंगन और शमन, ठीक है? फिर विरेचन नस्य जो है उसके बारे में आगे डिटेल मैंने आपको बताया हुआ है। 3 भेद नस्य के बताए थे, विरेचन, भृंगन और शमन, ठीक है? 16th क्वेश्चन में आपको पूछना चाहूंगी उत्तर बस्ती की जो मात्रा होती है, उत्तर बस्ती की जो मात्रा होती है वो फीमेल में, स्त्री में कितनी होती है? ठीक है, स्त्री में कितनी होती है उत्तर बस्ती की मात्रा? तो दोस्तों उत्तर बस्ती की जो मात्रा होती है वो फीमेल में 1 प्रकुंच या 1 पल होती है, ठीक है? इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कन्या में इसकी मात्रा 1 शुक्ति या 2 तोला होती है, ठीक है? स्त्री में 1 पल, 1 पल इज इक्वल टू 4 तोला, तो स्त्री में 4 तोला और कन्या में 2 तोला, ठीक है? मतलब आधा पल कह सकते हैं या फिर 1 शुक्ति कह सकते हैं और स्त्री में 1 प्रकुंच कह सकते हैं। 17th क्वेश्चन आपको पूछना चाहूंगी कि जो अनुवासन बस्ती होती है उसकी मात्रा निरूह बस्ती से कितनी होती है? अनुवासन बस्ती की मात्रा इन जनरल कितनी होती है? वैसे तो उत्तम, मध्यम, अवर मात्रा अलग से बताई है। उत्तम 6 पल है, मध्यम 3 पल है, अवर मात्रा 1.5 पल है। लेकिन इन जनरल अनुवासन बस्ती की मात्रा कितनी होती है? तो अनुवासन बस्ती की मात्रा आस्थापन से 1/4 होती है। मतलब जितनी आस्थापन की होगी उससे आस्थापन की 1/4 मात्रा अनुवासन की होगी, ठीक है? आस्थापन की 1/4 मात्रा अनुवासन की होगी, ठीक है? नेक्स्ट है
कि जो 18th क्वेश्चन आपको वमन विरेचन से फिर से पूछना चाहूँगी कि जो वेग है मतलब वमन के प्रधान शुद्धि में कितने वेग होते हैं? बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। वमन की प्रधान शुद्धि में कितने वेग होते हैं? ये वेग जो है ना वमन, विरेचन और दोनों की मात्राएँ, ठीक है? प्रधान शुद्धि में कितनी मात्रा होती है? ये टेबल मैंने अपने नोट्स में बना के आपको समझाया हुआ है, इसको अच्छे से देखिए, ठीक है? इसमें से क्वेश्चन बहुत बार पूछे जा चुके हैं। तो 18th क्वेश्चन है, प्रधान शुद्धि में वमन के 8 वेग होते हैं। प्रधान शुद्धि में वमन के 8 वेग होते हैं। 19th क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूँगी मैं स्वेदन अध्याय से, स्वेदन अध्याय से, ठीक है? तो स्वेदन अध्याय में दृष्टि, वृषण, हृदय प्रदेश में किस प्रकार का स्वेद किया जाता है? दृष्टि, वृषण और हृदय प्रदेश में किस प्रकार का स्वेद किया जाता है? तो 19th क्वेश्चन का आंसर आप दीजिए। 19th क्वेश्चन का आंसर है कि दृष्टि, वृषण और हृदय प्रदेश में या तो स्वेद नहीं करना या फिर स्वल्प स्वेद करना है, ठीक है? या तो स्वेद नहीं करना या फिर स्वल्प स्वेद करना है और वंशन में मैंने आपको बताया था अल्प स्वेद करते हैं। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन ये है कि सद्य स्नेह के योग कितने होते हैं? सद्य स्नेह के योग कितने होते हैं? तो दोस्तों सद्य स्नेह के योग जो हैं वो 7 होते हैं, 7, ठीक है? संख्या बस याद रखनी है। तो यहीं पे हमारा जो है टेस्ट कंप्लीट होता है और आप बताइए कि आपको कितने आपके मार्क्स आए हैं? आप मुझे पर्सनली व्हाट्सएप करके भी लिख सकते हैं ताकि मुझे एटलीस्ट पता चले कि आप टेस्ट अटेंड कर रहे हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है? इससे मुझे भी अच्छा लगता है कि आपके चाहे नंबर कम ही क्यों ना हो, फिर भी आप बताइए मुझे, ठीक है? आपको मैं और एप्रिशिएट ही करूँगी कि आपने एटलीस्ट टेस्ट जो है अटेंड किया। तो क्वेरी जो पूछनी है वो पूछ सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप करके नंबर बता सकते हैं अपने टेस्ट में और कमेंट बॉक्स में लिखना है तो उसको भी लिख सकते हैं। धन्यवाद।